जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे एक सेशन, जिसमें कि आज अगर आपने पूरा सेशन अटेंड किया तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आप सीख ही जाओगे। इस बात की गारंटी है, दावा है, दिवाली ऑफर है आपके लिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आप सीख के ही जाओगे। सिखा दोगे सर? हाँ, पूरी गारंटी है भाई। अब शर्त क्या है? शर्त ये है सर, थोड़ा बहुत आपको है ना आइडिया होना चाहिए किसका, और पहले उसका पीरियोडिक टेबल का। अपनी एबीसीडी है सर केमिस्ट्री की वो। हाँ ठीक है, फिर चलो स्टार्ट कर दें। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। कैमरा ऑल ओके है? चलो जी ठीक। तो देख लो आज क्या क्या पढ़ेंगे। VACPR थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है कि नहीं? चलो सर फिर स्टार्ट कर देते हैं। आ जाओ। कहाँ आ जाएं सर, हम तो यहीं हैं। यहीं रहो, तुमसे कौन कह रहा है कहीं आने के लिए। चलो ये क्या हो गया? स्क्रीन लॉक है यार। एक जो टॉपिक मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनालिसिस में, वो बॉन्ड एंगल कंपेयर करने वाला रह गया था, है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनालिसिस में क्या रह गया था? बॉन्ड कंपेयर करने वाला। तो पहले उसको देख लेते हैं। हाँ सर देख लो। चलो क्या रह गया था सर इसमें? भाई एक बात आप ध्यान रखो, अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, आपके पास क्या है, माइक सही कर लें पहली यार, पहली करके रखना चाहिए ना सर, सही ऐसे ही हो जाता है यार बीच में। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होता है, मैं एस और पी करेक्टर लेके चल रहा हूं बच्चों। क्या? एस और पी करेक्टर, ठीक है? तो अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास है तो उसमें जो परसेंटेज एस और परसेंटेज पी करेक्टर का सम होगा वो 100 के इक्वल होगा। हाँ सर, परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 आती है। या फिर मैं कहूं फ्रैक्शन ऑफ एस एंड पी भी जो कितना होगा वो 1 के इक्वल होगा। मतलब दोनों बातें सेम है ना? दोनों बातें क्या है? सेम। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन को जो डिनोट करेंगे उसको मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा अभी SPI से। वेयर आई क्या है सर? वेयर आई इज हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। समझ आ रही है बात की नहीं? बताओ कैसे आता है सर आई? आई आएगा भाई साहब कैसे? डायरेक्शनल नेचर अपॉन में नॉन डायरेक्शनल नेचर करके। ये क्या मतलब है? अरे यार एस और पी में किसके पास है डायरेक्शनल नेचर? सर पी ऑर्बिटल्स के पास है, पी एक्स पी वाई पी जेड। हाँ तो पी ऑर्बिटल्स आपकी क्या है? डायरेक्शनल नेचर वाली, यानी कि परसेंटेज पी करेक्टर कितना है, और नॉन डायरेक्शनल कौन से हैं? एस, यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? आई निकाल सकते हो। और आई आ जाएगा तो एस पी के ऊपर लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो आप आई का फॉर्मूला ध्यान रखना। बढ़ते हैं फिर आगे बेटा, है ना? कैसे करेंगे सर और आगे काम? चलो बताता हूं आपको, देखना। और आगे अब क्या रहता है, अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो एक एंगल वाला फॉर्मूला भी होता है बच्चों, है ना? एक आई का जो एंगल वाला फॉर्मूला है वो क्या है? वो है आपका कॉस थीटा, है ना? यहां लिख दे रहा हूं मैं। एक फॉर्मूला और है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/i। वेयर थीटा क्या है सर? यहाँ पे थीटा है बेटा बॉन्ड एंगल। तो ये दो फॉर्मूले हैं आई के लिए। एक तो हो गया डायरेक्शनल नेचर अपॉन नॉन डायरेक्शनल नेचर,
यानी कि परसेंटेज पी करेक्टर और एस करेक्टर, और दूसरा क्या हो गया -1/i, जहां पे cos थीटा इक्वल टू -1/i। थीटा क्या है, बॉन्ड एंगल है सर, ठीक है, बॉन्ड एंगल हम निकाल लेंगे। चलो, तो मैं केस लेके चल रहा हूं आपके पास जिसमें थीटा है बेटा 180 डिग्री। थीटा को क्या लिखा है मैंने, 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं बताओ। तो cos थीटा के फॉर्मूले में लगा दो इसको, लो cos थीटा होता है सर -1/i। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्यों बता रहा हूं, तो एक बात बताऊंगा, ध्यान तो आपको वही रखनी है, ठीक है। मैंने बताया ये चैप्टर आप ऐसे पढ़ोगे कि जिस तरीके से मतलब अब आप बुक लिख रहे हो, है ना, आपने सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली की हैं, तो मैं उस अप्रोच में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से लेके जब तक भी आप मतलब इस चैप्टर को पढ़ोगे, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट लेवल पे भी हो, तो इससे ज्यादा अप्रोच और कोई करा नहीं सकता। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आएगी उसमें एडवांस चीजें होती हैं, बट यहाँ पे यही रहेगा, इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं आ सकता सर। चलो लगाओ फिर, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, क्या है -1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू आ गई सर 1, आई की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो आई की वैल्यू 1 का मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। और इसका मतलब ये है कि अगर s और p मिला के 100% है, तो यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया, 50%। साथ ही साथ परसेंटेज p करेक्टर भी कितना हो गया, 50%। तभी तो जब यहाँ पे आपने 50-50 लगाया होगा तो i की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो समझ आ रहा है खेल, ठीक है, ये कहानी है। तो थोड़ा सा और चेंज करें, थीटा को ले रहा हूं बेटा 120 डिग्री, थीटा को क्या ले रहा हूं, 120 डिग्री। क्या आएगा सर यहाँ पे, देख लो आप, cos 120 कितना होगा सर, cos 120 होगा cos 180 माइनस 60, क्या होगा, cos 180 माइनस 60 होगा। अगर थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का -cos 60, यानी कि -1/2। cos 60 क्या होता है, 1/2, माइनस साइन आ गया। तो यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा रहा हूं, -1/2 और -1/i, इसको कैंसिल करोगे, i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, i की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। भाई i की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, है ना सर, है ना जादू। तो जादू नहीं है सर, परसेंटेज s करेक्टर बताओ कितना होगा। अबे यार डिवाइड कर लो, आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो किस तरीके से करोगे, मैं बताता हूं आपको। देखो i की वैल्यू क्या है, अरे ये क्यों हट गया, देखो i की वैल्यू होती है सर परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन ऑफ p अपॉन में फ्रैक्शन ऑफ s, और s और p का सम कितना होता है, 1 होता है, s प्लस p का सम कितना होता है, 1। अगर मैं इसको सही से लिखूं यहाँ पे इसी बात को, तो इस बात को मैं कह सकता हूं s प्लस p कितना होता है, 1। तो सर p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 1 माइनस s, लगा दो इसको यहाँ पे 1 माइनस s अपॉन में s। i की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो ये 2s और उधर से वो s आ जाएगा, तो ये 1, यानी कि 3s इक्वल टू 1। तो s कितना आ रहा है, 1/3, यानी कि 33.3%। कितना आ रहा है s, 33.3%। तो सेकंड वाले केस में आपको समझ आया, इस वाले केस में परसेंटेज s करेक्टर कितना रहेगा, 33.3% रहेगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। ऑल क्लियर तो नहीं, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है सर, तो आप क्या बताना चाह रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि परसेंटेज एस करेक्टर हो गया 33.33% और परसेंटेज पी करेक्टर हो गया 66.66%। सर बताया पहले भी था आपने, हाँ मैंने जब
आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सब समझाया होगा, तो परसेंटेज एस करेक्टर की हेल्प जरूर ली होगी वहां पे, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, तो ये समझ आ गया। तो एक बात आप गौर करो यार, जैसे जैसे मतलब परसेंटेज एस करेक्टर 50 था तो बॉन्ड एंगल कितना था 180, परसेंटेज एस करेक्टर हुआ 33 तो बॉन्ड एंगल हो गया 120। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं? यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस मुझे यही बात बतानी थी यार, यहाँ से मुझे यहाँ से यही बात कन्वे करनी थी, ठीक। तो मुझे जो कंक्लूजन आपको हैंड ओवर करना था वो यही था कि परसेंटेज एस करेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के। परसेंटेज एस करेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल के। इस बात को ध्यान रखना आप। इतनी जो कहानी रामायण मैंने समझाई बस इसी बात के लिए, बाकी बातें कल कर ली थी कि बॉन्ड लेंथ के हिसाब से किस हिसाब से वेरी करता है बॉन्ड। अब बॉन्ड एंगल रह गया था तो बॉन्ड एंगल के कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर सर नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है। बढ़े आगे, देख लो एक बार। ठीक है सर, बात समझ आ गई आपकी। नेक्स्ट देखना अब आप, बात चलेगी बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर समझाऊंगा तभी मैं VSEPR आपको समझा पाऊंगा, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है कि नहीं? जल ग्रहण कर लिया जाए, थोड़ा सा कर लो सर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो कितने प्रकार के हैं सर इलेक्ट्रॉन पेयर्स? यार इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मत पूछो, पूछेंगे सर हम तो, पूछोगे तो लो। या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा सेंट्रल एटम के होंगे, या वो किसके होंगे, साइड एटम के होंगे। इतनी बात जा रही है बुद्धि में या नहीं? या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके होंगे, सेंट्रल एटम के या फिर साइड एटम के। ठीक है सर, आ तो रही है बात समझ में। इसके बॉन्ड पेयर को और नाम, मतलब इसके सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को या तो हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर या फिर हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। या तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर या आप क्या बोलोगे, लोन पेयर। तो इन दो नामों से इनको जाना जाएगा। और अगर साइड एटम के भले ही वो क्या है, बॉन्ड पेयर है या फिर वो लोन पेयर है, तो उनको एक कॉमन नाम से जाना जाएगा जिनको कहा जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनको क्या बोला जाएगा बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके तो अपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहलाएंगे। सर एग्जांपल से समझा दो, देखो आप OCl2, अभी मैंने बनाना नहीं सिखाया है तो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से बना होगा भाई, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, क्रॉस वाला क्लोरीन का है, डॉट वाले किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, क्रॉस वाले क्लोरीन के हैं। एक यूज हो गया, 7 थे 6 बचे रहे, एक यूज हो गया, 7 थे 6 बचे रहे। तो कौन क्या है सर, बताओगे क्या? हाँ यार, ये क्या है आपके, ये लोन पेयर है बेटा। इन्हीं को आप क्या कहते हो, लोन पेयर बोलते हो, अकेले, है ना। इनको क्या बोलोगे सर, सेंट्रल एटम के लिए तो ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। और इनको क्या बोलोगे, अच्छा और सही से करना है तो इसको आप CH3 कर लो यार, है ना। इसको क्या कर लो, CH3, और सही से समझा देते। हटाओ उसको, इस तरीके से हटाएं क्या। ये लो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका लो, इसका ले लो, OCH3 का होल ट्वाइस।
यहाँ से सारी बातें कन्वे होंगी, ध्यान से देखना। ये देखो, मैंने अब साइड एटम के भी बॉन्ड्स को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। साइड एटम के बॉन्ड्स भी क्या हो गए, ओपन हो गए। ठीक है सर, तो आपने बताया था ये डॉट वाला इसका, क्रॉस वाला इसका, ठीक है, बाकी ये क्रॉस वाले इधर हैं, ये हाइड्रोजन के हैं डॉट वाले। कलर अलग कर दें क्या? ड्राइंग यार खराब जा रही है, देखो। अब बनाओ सर। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं बेटा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये रहे। ठीक है, और येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं कार्बन के इलेक्ट्रॉन। और कोई कलर बताओ, पिंकी, मतलब पिंक से दिखा दें, देखो पिंकी तो क्या ही दिखाओगे सर आप, ये लो पिंक कलर से है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, पिंक कलर से किसके हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो उसी कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, ये कहलाएंगे बेटा क्या, ना वाइट से करना फिर, ये क्या कहलाएंगे, लोन पेयर। ये ऑक्सीजन के, यानी कि जो सेंट्रल एटम है आपका, सेंट्रल एटम क्या होता था, जो कम अमाउंट में होता था, सेंट्रल एटम क्या होता था, जो कम नंबर में होता था, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको मैंने क्या बोल दिया, लोन पेयर। बॉन्डिंग में आ जाएंगे उनको आप बोल दोगे बॉन्ड पेयर। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बेटा बॉन्ड पेयर। और कार्बन के, चाहे वो बॉन्डिंग में आ रहे, मतलब आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर समझ में आ गए क्या है, सेंट्रल एटम के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें वो बॉन्ड पेयर, जो ना करें वो लोन पेयर। और साइड एटम के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें चाहे ना करें, उनको आप क्या बोलोगे, उनको बोला जाएगा सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उनको क्या बोला जाएगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत बढ़िया सर, आ गया समझ में। ठीक है, फिर हटाएं इसको, चलो हट, देख लो एक बार, छाप लो, छाप लिया सर। अब बात आती है बेटा, लोन पेयर को अलग से नहीं बताया है मैंने, चलो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा दूं, समझा दो सर। अलग से थोड़ा यार लोन पेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं ना, इनको बेचारे लोन पेयर्स को। पहली बात तो जो लोन पेयर्स होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियाई एट्रैक्टेड स्पीसीज होते हैं, क्योंकि आपने देखा था लोन पेयर वो नहीं थे जो शेयर हो रहे थे। शेयरिंग वालों में तो क्या होगा कि जिन दोनों के बीच वो शेयर होंगे उन दोनों का इफेक्ट आ जाएगा, मतलब उन दोनों के न्यूक्लियस से वो बाउंड रहेंगे। लेकिन लोन पेयर का क्या है, वो एक ही न्यूक्लियस से बाउंड रहते हैं। तो क्या अच्छी बात है बेटा लोन पेयर के बारे में, ये जो होते हैं ये होते हैं सिंगल न्यूक्लियाई, है ना, ये क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस एट्रैक्टेड स्पीशीज। इनको क्या बोला जाता है, सिंगल न्यूक्लियस एट्रैक्टेड स्पीशीज। एक ही न्यूक्लियस से ये क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो अब आप देखना ध्यान से, कार्बन था बेटा टेट्राहेड्रल, हालांकि अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया नहीं है आपको, ठीक है। ये उसके बाद हाँ अमोनिया, ठीक है, एक लोन पेयर था इसमें। उसके बाद था वाटर, इसमें क्या थे, दो लोन पेयर। अभी बताएंगे कैसे आ रहे हैं, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है कि नहीं।
तो आप देखो यहाँ पे लोन पेयर आने से हुआ क्या, ये जो बॉन्ड एंगल था बेटा सारे sp3 है, सारे क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि i की वैल्यू 3 होगी, थीटा आता है 109.5 के आसपास, थीटा क्या आता है 109.5 के आसपास रहता है। इधर देखो आप, यहां जो देखने को मिला वो 107.5 के आसपास था, यहां जो देखने को मिला वो 104.5 के आसपास था। तो ऐसा क्या हुआ सर, सारों का सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और आपने तो कहा था i की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, थीटा अगर i सेम है तो थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल सेंट्रल एटम्स, सारे सेंट्रल एटम्स बेटा क्या है, ऑल सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो होना क्या चाहिए सर, सो दे शुड हैव इक्वल परसेंटेज s करेक्टर in their bond pair and lone pair, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना, बट इट इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं है सच यार, तुम्हें पता है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के। आज आते ही मैंने ये बात समझाई है, क्यों समझाई है, इसी के लिए। हो सकता है बेटा क्वेश्चन ना बने, लेकिन अगर ये समझ नहीं आएगा तो ज्योमेट्री कहां से बनाओगे आप, फिर ऐसी डोलते रहना, याद कर लेना कि इक्वेटोरियल पे जाएगा लोन पेयर, एक्सियल पे जाएगा बॉन्ड पेयर। अभी जब बताई जा रही है बात, उस चीज के पीछे लॉजिक है, तो लॉजिक को ही नहीं समझ ले फिर बनाते रहेंगे स्ट्रक्चर। देखो परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। तो अगर सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सब में 25-25% एस करेक्टर है, यही तो है। sp होता तो 50, sp2 होता तो 33.3, sp3 है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 25। तो फिर क्या दिक्कत आ गई, सब में 25% एस करेक्टर तो सबका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है सर कि एस करेक्टर चला गया, एस करेक्टर रहेगा मॉलिक्यूल में ही, वो ये रहा है ना सर, यहां कोई लोन पेयर नहीं था, तो लोन पेयर ने डिमांड नहीं करी परसेंटेज एस करेक्टर की। भाई लोन पेयर होता है सिंगल न्यूक्लियस अट्रैक्टेड स्पीसीज, और बहुत भयंकर एफिनिटी होती है उसकी परसेंटेज एस करेक्टर से, क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास, और उतना ज्यादा लोन पेयर को फायदा, बिकॉज लोन पेयर चाहता है कि न्यूक्लियस के पास रहे। तो वही रीजन है सर, वही रीजन है कि यहाँ लोन पेयर नहीं तो बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वही था। यहाँ एक लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया, यहाँ दो लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। इसका मतलब एस करेक्टर बॉन्ड पेयर वाले उससे हटके कहां चला गया, लोन पेयर पे चला गया, ठीक है कि नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज एस करेक्टर ओवरऑल जो है वो सेम रहेगा, परसेंटेज एस करेक्टर ओवरऑल विल रिमेन सेम। ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स एस lone pairs are percentage S character loving species, so they shift percentage S character from bond pair ऑर्बिटल्स टू लोन पेयर वन। तो इन्होंने क्या किया, परसेंटेज एस करेक्टर को कहां शिफ्ट कर लिया, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स में। तो हमें ये पता लग गया कि कहीं पे अगर लोन पेयर है तो वो परसेंटेज एस करेक्टर को कम करेंगे बॉन्ड पेयर वाली ऑर्बिटल से। और बॉन्ड एंगल क्या होता है,
बॉन्ड पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वाली जो ऑर्बिटल होती है उनके बीच का एंगल, मतलब कहीं पे भी सर लोन पेयर आ गया तो वो परसेंटेज एस करेक्टर कम करेगा, जिसकी वजह से कम क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। ध्यान ये रखना है आपको, लोन पेयर परसेंटेज एस करेक्टर कम करवाएंगे बॉन्ड पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल से, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। कंक्लूजन ये ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। तो मैं इसको लिखवा देता हूं एक जगह, इतना आप नोट कर लेना, ठीक है। यहां से चेंज हुआ है बेटी कहानी, नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके। तो हमें ध्यान क्या रखना है सर, हमें ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज या ये कह लो जो लोन पेयर होते हैं आर परसेंटेज एस करेक्टर लविंग स्पीसीज, ठीक है कि नहीं, एंड दे रिड्यूस बॉन्ड एंगल बाय शिफ्टिंग परसेंटेज एस करेक्टर फ्रॉम बॉन्ड पेयर, मतलब वही बात है जो मैंने उधर लिखी थी उसी को मैंने कंसाइज कर दिया, क्योंकि बॉन्ड पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ही तो होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है कि नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेम हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, सेम किसके लिए पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए। तो एक बार इतनी बात को जरा नोट कर लिया जाए, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी को, लो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, चलो ठीक है। अब बात अब आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की। यार एक बार देख लोगे ना, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है वो परसेंटेज एस करेक्टर, तो फिर वो रिलेट हो जाएगा, नहीं बाद में फिर उसको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या चाहेगा, देखो दिखाओ सर आप, देखो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एनालिसिस याद है आपको, हाँ याद तो है सर, पहले इस तरीके से था, ठीक है कि नहीं। जब क्या था, जब था सर 25% एस करेक्टर मिक्स किया था, ठीक है। उसके बाद 25 करोगे फिर 50 कर देना, नहीं 33.3, 33.3 करा तो स्वेल अप हुई, थोड़ी लेंथ कम हो गई, इस समय क्या था 33.3%, ठीक है। और ज्यादा स्वेल अप हुई, लेंथ और ज्यादा कम हुई, ये हो गया 50% है। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो उसे फायदा कहां पे है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो उसे फायदा कहां पे, आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम ये है ना कि वो क्या करता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है बॉन्ड पेयर वाले, लोन पेयर से उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या करता है, ये जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन रहे होंगे इनको क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ जो है वो शिफ्ट करना चाहेगा। तो कैसे होगा ये काम, ये काम तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो, दूर। सपोज करो सेंटर पे न्यूक्लियस है, ये जो नोड बन रही है मान लो एक लेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का काम आसान होता रहेगा, वो क्या कर पाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हुए तो न्यूक्लियस भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, उसके पास भी क्या है, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का काम इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो यहां से हमें यह पता लगता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ट्राई टू रिड्यूस परसेंटेज एस करेक्टर in their orbitals,
मतलब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस जगह वो चाहेंगे कि परसेंटेज एस करेक्टर क्या रहे, उस जगह पे वो चाहेंगे कि परसेंटेज एस करेक्टर जो है आपका वो कम हो जाए। ठीक है कि नहीं? इसका रिमोट यही है ना। ठीक है सर, आगे बात समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स चाहेंगे कि उनकी ऑर्बिटल से परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाए, लोन पेयर चाहेंगे उनकी वाली ऑर्बिटल में बढ़ जाए। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आप। ठीक है सर, आगे बात समझ में। चलो हटा रहे हैं इसको, ठीक है, नोट कर लेना आप। ये देख लो ना यार, न्यूक्लियस के पास आते जा रहे हैं। चलो, अब बारी है बेटा स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर्स की, क्योंकि लोन पेयर पे बात करी है तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर क्लियरली विजिबल है ना? जी सर, क्लियरली विजिबल है। चलो, तो क्या मतलब है सर स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर का? देखो यहाँ पे मतलब है हाइब्रिडाइजेशन से। अगर अगर जो है क्या है, अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉन, इतनी यहां से क्लीन नहीं है ना, देखो अगर जो है आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जिसकी वजह से वो ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करने में कोई पार्ट नहीं लेगा, तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कहा जाता है। और जो अगर पार्टिसिपेट कर ले तो वो क्या है? स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, यहीं पे आप ड्रैगो कंपाउंड भी पढ़ोगे, है ना। अलग से मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि नाम अलग से मेंशन कर दो तो दहशत सी बन जाती है सर हमारे माइंड में, ठीक है, तो मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, इसी जनरल बता देंगे आपको। ठीक है सर, बताओ फिर क्या मैटर है, बताएं पक्का? चलो देखो, तो ये पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। स्टीरियो केमिकली एक्टिव का क्या मतलब है? ठीक, दोज लोन पेयर्स विच, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको फाइंड करना आना चाहिए बस। दोज लोन पेयर्स विच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड play a role in deciding geometry of molecules are stereochemically active। ठीक है, इनको आप क्या कहते हो? स्टीरियो केमिकली एक्टिव है। और इनएक्टिव क्या होगा? है ना, लोन पेयर्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो ब्लर ब्लर सा क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें वो स्टीरियो केमिकली एक्टिव, और जो ना करें वो क्या होंगे? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होंगे। हमें कैसे पता लगेगा सर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है? तो मैं आपको बताता हूं बेटा, इसका एकमात्र तरीका है, आप बॉन्ड एंगल देख लो, क्योंकि आपको बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स में रिलेशन पता है। थीटा 180 होगा बॉन्ड एंगल, तो आप कह दोगे सर sp हाइब्रिड है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा? ठीक है,
it will be decided on looking at बॉन्ड एंगल डाटा। कहाँ पे डिसाइड करोगे? बॉन्ड एंगल डाटा देख के। तो दिखाओ सर बॉन्ड एंगल का डाटा क्या है, दिखा दूं? एग्जैक्ट तो यार नहीं, एक अंदाजा मुझे भी याद है, इतना नोट करो आप, फिर आपको बताता हूं मैं बॉन्ड एंगल का क्या रहेगी कहानी। चलो हम ले रहे हैं हाइड्राइड्स बेटा ग्रुप 15 के। हम क्या ले रहे हैं? हाइड्राइड्स ग्रुप 15 के। ध्यान से देखना आप। NH3 है कि नहीं? हाँ सर है। तो है क्या? नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है। 1s2 2s2 2p3। ठीक है सर, ये लो 2s2 2p3। अब जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्या कर लेगा? 3 बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया गया है? ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है हाइड्रोजन के द्वारा, जो क्रॉस वाला है। ठीक है कि नहीं? तो यार पार्टिसिपेट तो बॉन्डिंग में ये 3 ऑर्बिटल कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90, क्योंकि ये तीनों क्या है? p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल आपस में अलाइन होती है 90 डिग्री पे। सही बात है सर। तो इनका कितना आना चाहिए बॉन्ड एंगल? सर इनका बॉन्ड एंगल आना चाहिए आपका 90 डिग्री, बट ऐसा हुआ नहीं। यहां से जो बॉन्ड एंगल देखने को मिला, अभी मैंने बताया भी था, 107.5 के आसपास था डिग्री। ठीक है कि नहीं? डिग्री दिख रहा है? कितना था? 107.5 के आसपास। इसका मतलब ये सारी ऑर्बिटल्स क्या हुई हैं? आपस में इंटरमिक्स हुई है। तो बॉन्ड एंगल indicates that electrons in 2s orbital which are lone pair also participate in hybridization। बॉन्ड एंगल देख के तो लग रहा है सर ये भी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब इनका देखा गया बेटा pH3 का, इसका आया 93.8। ठीक है, 93 नहीं 92 के आसपास था। ठीक है, कितना एंगल है इसका? 93.8। इसके बाद कौन आएगा? आर्सेनिक। इसका आया बेटा 91.8। ये आया आपका एंटीमनी। ठीक है, इसका आया 91.3 कह लो, 2 कह लो। ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाले जो है ना, दीज बॉन्ड एंगल्स आर इंडिकेटिंग नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, इंडिकेटिंग नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हीं को आप क्या कह रहे हो बेटा? लोन पेयर बोल रहे हो, क्योंकि s वाले ही तो हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्ड में ये है तो ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। बट ये लोन पेयर क्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये बता रहा है, लेकिन ये सारे बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है ना। एज these bond angles are nearly 90, so we can say that only p orbitals are used in, है ना, बॉन्डिंग। बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है सर। तो इन्हीं कंपाउंड्स को बेटा ड्रैगो कंपाउंड्स बोला जाता है। इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ड्रैगो कंपाउंड। साइंटिस्ट के नाम पे है, जो कि
जिनका लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में रिसाइड करता है और बॉन्डिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर समझ आया आपको? कहाँ से पता लग रहा है सर? बॉन्ड एंगल से पता लग रहा है, ठीक है कि नहीं? ऐसा हुआ क्यों होगा वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, इतना नोट कर लो आप, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग बना लेना आप लोग, ड्रैगोस कंपाउंड। क्या होते हैं सर ड्रैगोस कंपाउंड? ड्रैगोस कंपाउंड बेटा वो है दोज कंपाउंड in which lone pair resides in pure s orbital and not in hybrid orbital, ठीक है? जहां पे लोन पेयर जो है बेटा प्योर एस ऑर्बिटल में रिसाइड करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ड्रैगोस कंपाउंड, ठीक है? इसी तरीके के जो लोन पेयर हैं, सच लोन पेयर्स आर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, और इन्हीं को बेटा क्या बोला जाता है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव बोला जाता है, ठीक है सर? कॉज बता दो होता क्यों है ये, ठीक है? ठीक है, इसका कॉज ऑफ ड्रैगोस कंपाउंड बताते हैं यार, क्योंकि नहीं बताएंगे तो फिर प्रश्न रह जाएगा आपके दिमाग में, अगर सोच के पढ़ रहे हो तो। अब ऐसे ही पढ़ रहे हो तो अब कुछ नहीं हो सकता, ध्यान लगाओ जल्दी से, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम ध्यान लगा देते हैं। कॉज क्या था? कॉज ये था यार, नाइट्रोजन की जो है ना वो 2p ऑर्बिटल है, छोटी छोटू सी है। नाइट्रोजन की क्या है? p ऑर्बिटल, छोटी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहाँ भयंकर रिपल्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है? भयंकर रिपल्शन, ठीक है? नाइट्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद 2p ऑर्बिटल, ठीक है? इसके साथ 2p के साथ, ठीक? एंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज रिपल्शन अराइजेस, इनके स्मॉल साइज की वजह से बेटा क्या हो जाता है? फिर रिपल्शन अराइज हो जाता है, तो फिर है ना, दैट्स वाई दे अंडरगो मिक्सिंग, और वो क्या कर लेते हैं? मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है? और वहीं अगर बाकियों पे आप बात करोगे, pH3 है तो फॉस्फोरस जो है वो, ठीक है, फॉस्फोरस यूजेस 3p ऑर्बिटल हैविंग लार्ज साइज, इनका साइज क्या होता है? ज्यादा, तो लेस रिपल्शन, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होता है एंड नो मिक्सिंग, और इसलिए मिक्सिंग भी नहीं होती है। मिक्सिंग को ही तो बोला जाता है हाइब्रिड, वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही तो बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ आ रहा है रीजन कि नहीं? बताओ, रीजन समझ आ रहा है कि ड्रैगो कंपाउंड बनता क्यों है? रीजन समझ आ रहा है ड्रैगो कंपाउंड बनते क्यों हैं? हाँ सर, आ तो रहा है, ठीक है? फिर करो आप लोग नोट इस बात को, चाय की चुस्की ले ली जाए, फिर हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको। ऐसी है यार, है ना, 1.5-2 घंटे तो पता ही नहीं लगते हैं एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग बोर हो जाते हो ना? कभी ये नहीं कहा सर यार संडे था आज पूरा दिन बाहर घूमे, फिर भी है ना बोर हो गए सर घूमते घूमते, ये नहीं कहा होगा। अरे सर वो खेलने गए थे संडे को मैच, तो मतलब 4-5 घंटे खेले लेकिन बोर, ऐसा कभी नहीं कहा होगा सर बोर हो गए ना। पढ़ाई में 10 मिनट में तुम्हारी आफत आ जाती है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इन सबको अगर पढ़ लिया तो एडवांस के टॉपिक हैं ये। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ
आओगे ऑफलाइन 9th क्लास के बच्चे निकाल के बता देते हैं, ठीक है। आओगे तो निकलवा भी दूंगा सामने ही, अभी बैठे हुए हैं यहीं पे। तो स्तर बढ़ाओ यार अपना, है कंपटीशन बढ़ रहा है, तुम वहीं पे फैले हुए हो। नोट कर लो जल्दी से, कर ही लिया होगा, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना है यार। इससे पहले मैं आपको VSEPR थ्योरी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि VSEPR थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको ज्योमेट्री मतलब शेप प्रिडिक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम VSEPR थ्योरी पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है सर इसकी फुल फॉर्म, आप बताओ। VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म आप लोग बताओ क्या होगी, बता सकते हो कि नहीं, बता दो आज, बता दो यार। इसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आधा तो सर नाम ही बता रहा है इसका कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिपल्शन करते हैं, उसी की आपने थ्योरी बना दी। हाँ तो वही है यार, और कुछ अलग नहीं है। तो VSEPR क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहती है सर ये थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर नहीं है, क्या है, नील, नील बटे सन्नाटा जैसे हो तुम, है ना। नहीं यार सॉरी गलती से बोल गया, भटक जाते हैं इधर उधर, है ना। तो मतलब किसी के पास अगर लोन पेयर 0 है तो क्या, सबसे कम रिपल्शन वहीं पे होगा, उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, उसकी शेप क्या होगी, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर कोई लोन पेयर आ गया तो शेप क्या हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है। यही पहली बात इन्होंने बताई थी। तो बस चाय खत्म कर दी है, आप लोग भी तैयार हो जाओ, अब पानी उनी ले आओ अपना। पीते हो चाय, नहीं है वो कोई ऐसा, बनानी भी आती है, अच्छी बनाता हूँ। चलो अब फ्यूल आ गया है, टंकी में फ्यूल भर चुका है, और हम तैयार हैं किसके साथ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ, जो कि ये कहती है कि इट स्टेट्स दैट इफ मॉलिक्यूल contains if molecule contains no lone pair then its geometry is symmetrical, ठीक। if lone pair is present देन ज्योमेट्री क्या हो जाती है, देन ज्योमेट्री बिकम्स अनसिमेट्रिकल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बच्चों, अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, बताओ। हाँ सर आ तो रही है बात समझ में। और सबसे ज्यादा बेटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्रिएट करते ही है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स want to occupy maximum space so they repel others। इसी वजह से ये दूसरों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा रिपल्शन का, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है वो क्या रहता है, वो सबसे ज्यादा होता है बेटा लोन पेयर का, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का, ठीक है कि नहीं। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर बताओगे क्या। भाई लोन पेयर को सिंगल न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, वो एक ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन
बॉन्ड पेयर क्या है, दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो उसके पास ऑलरेडी मौका है इधर उधर डोलने डाल, बट यहाँ नहीं है, तो ये चाहता है इधर उधर धक्का मुक्की करो। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करते हैं, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्या थी आपकी VACPR थ्योरी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखो आप ध्यान से। जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन के साथ ये इस तरीके से अरेंज रह सकते हैं, और इनके लिए जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो क्या है, लीनियर। VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग AB2 टाइप का मॉलिक्यूल रिपल्शन को मिनिमाइज करते हुए किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, लीनियरली। वहीं अगर मैं बात करूं AB3 की, तो ये कम रिपल्शन के साथ अपने आप को रख सकता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में, ठीक है, अपने आप को कैसे रख सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो लिखो वही सर, है ना। तो ये है मॉलिक्यूल आपका, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, तो 2 सा लिख रहा हूं, दिखता है तुम्हें, नहीं, एक तो पहले ही छोटा लिखते हो सर आप, ऊपर से उसमें और छोटू बना देते हो। ये क्या है, ज्योमेट्री है। AB4 में बताओ सर, AB4 में यार दो टाइप की पॉसिबल है, एक तो स्क्वायर प्लेनर है और एक क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब स्क्वायर प्लेनर में होता क्या है, 90 डिग्री का एंगल रहता है, पास पास रहते हैं, लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल में बात करूं तो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 109.5 का रहता है, तो एंगल कम होगा तो थोड़े दूर दूर होंगे ना बॉन्ड पेयर्स, तो उसमें रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा प्रिफर हम इसको करते हैं। ये कहलाता है बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर, ये क्या कहलाता है, स्क्वायर प्लेनर कहलाता है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका टेट्राहेड्रल। तो दो पॉसिबल ज्योमेट्री हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है सर। औरों के लिए बताओ, AB5 के लिए जो प्रिफर किया जाता है वैसे दो है बच्चों, कौन कौन सी, एक तो है आपकी पेंटागोनल पिरामिडल, वहां रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल वहां पास पास रहेगा, ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर, तो इसको कहते हैं हम पेंटागोनल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा रहेगा सर, बॉन्ड एंगल पास पास रहेंगे। दूसरी जो है प्रिफर, वो करते हैं हम TBP, हम क्या प्रिफर करते हैं बेटा, TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, इस तरीके से। सर कहाँ है पिरामिड, अरे ये देखो, ट्राइंगल बेस पे एक पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड कहाँ बन रहा है, नीचे, तो ये कहलाती है ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और इसको हम प्रिफर करते हैं ड्यू टू लेस रिपल्शन, अभी जो हम आप केसेस देखोगे, ठीक है कि नहीं। AB6 रह गया, उसको भी लिखवा देता हूँ, देख लो आप, इसको ऑक्टाहेड्रल रहेगा, वहां पे नोट कर लो, कर ही लिया होगा, ठीक है। बात है AB6 की, तो AB6 में जो प्रिफर्ड ज्योमेट्री है वो ये है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है सर, आगे बात समझ में, तो ये रहेगी आपकी क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये सारा VACPR थ्योरी से ही पता लगा है हमें कि कैसी ज्योमेट्री कहाँ पे रहती है, ठीक है सर। चलो फिर हटा देते हैं इसको, है ना। अब हम हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना सीखेंगे, और बहुत ध्यान से देखना आप, स्टेरिक नंबर मेथड से सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे, स्टेरिक नंबर मेथड से। बुक में तरीका है वो तो आप पढ़ ही लोगे सब, ठीक है, पढ़ाते। इट इज कैलकुलेट, है ना, या डिसाइडेड कर लो, इट इज प्रिडिक्टेड
यूजिंग, लिमिटेशन भी है इस मेथड की, यूजिंग स्टेरिक नंबर मेथड। तो पहले सीख लेते हैं यार, पहली कमियां निकालना शुरू कर देंगे तो सीखेंगे क्या, कट्टू से, है ना। तो सीखना नहीं है, मतलब कमियां नहीं निकालनी, सीखना तो है। कमियां तो है ही सर, है ना, आप में भी है, हम में भी है, तो वो हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, हम स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम है सेलेक्ट करना सेंट्रल एटम, सेलेक्ट सेंट्रल एटम एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑन इट। उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं, वो आपको क्या करने हैं, वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है कि नहीं। समझ नहीं आता यार, ऑटो में सही दिखता है कि किस में सही दिखता है, ठीक है। और क्या करोगे, और आपको पता होना चाहिए एक बॉन्ड कौन बनाता है, तो ये जो है आपके मोनोवेलेंट, है ना, फॉर्मिंग वन बॉन्ड, ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए कौन लोग तैयार हैं, हाइड्रोजन है, ठीक, आपके सारे हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के लोग, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं डाई वैलेंट की, तो डाई वैलेंट वो है जो दो बॉन्ड बनाएंगे, इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये एल्कीन टाइप के आ जाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएंगे एल्काइल, इस तरीके से। और भी है सर सल्फर वगैरह इस ग्रुप। देन ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट मतलब जो तीन बॉन्ड बना रहे हैं, ये कितने आएंगे, मतलब कौन आएंगे, नाइट्रोजन है, एल्काइन टाइप के लोग हैं, इस तरीके के, नाइट्रोजन के और हैं फॉस्फोर। तो ये लोग क्या है बच्चों, तीन बॉन्ड बना के रहना पसंद करेंगे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा, चलो ठीक है। तो जब आप मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो पता भी तो होना यार किससे कितने बॉन्ड बनवाने हैं, ठीक है। तो हमें पता है सर, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल होता है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड रहते हैं, ये आपने बता रखा है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पोर्शन है यार। यहाँ से एक तो क्वेश्चन पक्का ही है, चाहे वो जेई मेंस की बात हो, नीट की बात हो, दो आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, एक तो एटलीस्ट पक्का ही है एमसीक्यू में, एनएटी में, और ना जाने कहाँ कहाँ, मतलब 4 नंबर आज पक्के कर लेने आपको। अब यहाँ से अभी तक जो था वो कॉन्सेप्चुअल था, हो सकता है सर क्वेश्चन ना बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यार बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। ईयरफोन लगा के बैठे हो आप, मेक श्योर करो, और भाई ध्यान मत भटकाना, है ना। चलो, हालांकि इतना लंबे सेशन में चांसेस है डिस्ट्रैक्ट होने के, तो आप ब्रेक लेके अपना फेस वॉश करके फिर आप बैठ सकते हो, है ना। एक 3-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, म्यूजिक सुन लिया कोई मोटिवेशनल, तो क्या है कि, है ना, अपने को तो डिलीवर करना ही है जब भी टाइम मिलता है, तो हम एक ही बार में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके पास रिकॉर्डेड पहुंचेगा तो आप इसे अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही बार में कंप्लीट कर लो, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ब्रेक लेके, बट जब भी बैठो तो बीच में डिस्ट्रैक्शन ना आए, ठीक है सर। समझ आ रही है बात आपकी, चलो। जो स्टेरिक नंबर होगा बेटा वो होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के इक्वल। जो स्टेरिक नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के इक्वल, ठीक है सर। समझ आ रही है बात आपकी। तो अब मैं एक एक करके केस स्टार्ट करता हूँ बनाना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी है यार एक स्टेरिक नंबर निकालने का, बुक्स वगैरह में होता है, अगर मैं आपको देख के बताऊं तो देख ही लो। अब आप देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट स्पीसीज
माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन डिवाइड बाय 2, जहाँ पे V क्या है, वेयर V इज, क्योंकि ये भी लोग बताते हैं फिर हम नहीं बताएंगे तो तुम तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, ठीक है, सेंट्रल एटम पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलो, और M क्या है, M है बेटा मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, ठीक, मोनोवेलेंट एटम्स जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं। उसके बाद C क्या है, C है चार्ज ऑन कैटायन, C क्या है चार्ज ऑन कैटायन, और A क्या है, A है चार्ज ऑन एनायन, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर, ये बात क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ज्योमेट्री होता है अरेंजमेंट ऑफ, अगर मैं ज्योमेट्री का सही मतलब बताऊं आपको, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के अराउंड, तो अंतर समझना है ना। और शेप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो अंतर है ज्योमेट्री में और शेप में। ज्योमेट्री मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, और शेप का मतलब क्या है, केवल जो क्या है आपका बॉन्ड बना रहे हैं उन वाले इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब मैं स्टार्ट करता हूं सीधे केस नंबर 1 से, देखना आप लोग बहुत ध्यान से। हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या डाल रहे हो सर, हेडिंग ही डाल दो सीधे, स्टीयरिंग नंबर। स्टीयरिंग नंबर 2 का केस पढ़ रहे हैं बच्चों। कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे गांठ बांध लेनी है। एक तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, डार्क ही है ना, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, और ज्योमेट्री यहाँ पे क्या रहने वाली है, ज्योमेट्री यहाँ पे रहने वाली है लीनियर। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो क्या हाइब्रिडाइजेशन और एक क्या ज्योमेट्री, इसको नहीं भूलना है, ठीक है सर, नहीं भूलेंगे इसको। चलो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने BeCl2 का। मोटे मार्कर से राइटिंग सही आ रही है क्या, चल देखते हैं एक बार, इसी से ट्राई कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। सेंट्रल एटम बेटा वो होता है जो कम नंबर में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है, सीखते चलो। उसके बना देना इलेक्ट्रॉन आप। और साइड एटम कौन है, क्लोरीन। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हों, मतलब 7 होते हैं सर, एक की रिक्वायरमेंट है, दे देंगे एक। लो खुश रहो तुम, ले तुम भी खुश रहो। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2, और बेरिलियम पे 2 ही तो वैलेंस होते थे, लोन पेयर बचा नहीं, तो बेरिलियम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 2, 0 लोन पेयर, तो इसका स्टीयरिक नंबर कितना हो गया, 2, और 2 आते ही हम कह देंगे सर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। आ रही बात समझ में या नहीं, ठीक है। अब सर ये लीनियर ही ज्योमेट्री क्यों आई, यार आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देखो ना, ये रही आपकी s ऑर्बिटल और ये रही आपकी p ऑर्बिटल। जब ये ओवरलैप करते थे तो 2 इस प्रकार की ऑर्बिटल्स अराइज होती थी कि नहीं होती थी, तो इन 2 ऑर्बिटल्स को मिनिमम रिपल्शन पे रखने का तरीका यही है, इस तरीके से, जिससे कि इनके बीच में एंगल कितना बना रहे, 180 का। और ये क्या है, बेरिलियम। साथ में आपका हाइड्रोजन का 1s आ जाए, हाइड्रोजन का नहीं, क्लोरीन का, ठीक है, ये क्या था, बेरिलियम था। और साथ में आपका क्लोरीन का क्या आ जाएगा, क्लोरीन का 2p, और ऐसे यहां से क्लोरीन का क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 लोब इंटरेक्शन हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं सर
कि उनके बीच में रिपल्शन क्या रहे, उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे। तो मिनिमम रिपल्शन पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, और इसका नाम अब sp हो जाएगा, ना s ना p, ना हमारी ना तुम्हारी सर किसी की नहीं, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और BeCl2 की ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल 180, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। सर और केसेस हैं क्या, और हैं यार, ठीक है, और दिखाते हैं आपको। देखो इसमें चेक करना बच्चों, CO2 में करो तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4 होते हैं। क्या ऑक्सीजन डाईवैलेंट था, हाँ सर था, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, 2 और चाहिए, दे दो ये लो। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा पाई पाई। यार दो बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो अभी भी स्टेरिक नंबर कितना है, 2। स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर कभी नहीं भूलना है। तो कैसा दिखेगा CO2, ऐसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा, ठीक है कि नहीं। CO2 की ज्योमेट्री समझ आ गई आपको, बताओ क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लेना यार, है ना, घर पे। किसका करोगे आप, NO2 प्लस का ट्राई करना, ये आपका गृह कार्य है और मुझे बताना। को हटा रहे हैं यहां से। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की। बात किसकी हो रही है सर, बात हो रही है मतलब स्टेरिक नंबर 3 की। 2 नहीं होता है क्या सर, 2 नहीं होता है यार, स्टेरिक मतलब 1 नहीं होता है, 2 से ही शुरुआत करी और कह रहे हो 2 नहीं होता है। यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा sp2, और एक ज्योमेट्री बेटा जो क्या रहेगी, ट्रायंगुलर कहना चाहो ट्रायंगुलर कह लो, किसी बुक में ट्राइगोनल कहा गया है तो वो भी गलत नहीं है। और साथ में क्या लिख देना, प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर। क्या मतलब है सर इसका, यार इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम रखा है तो ट्रायंगल बना लो मेरे हाथ पे आप, ठीक है। और सारे साइड एटम भी कहाँ आ जाएंगे, फिर हमारे हथेली के प्लेन पे आ जाएंगे। तो प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन में सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर आ जाएगा। सर कोई एग्जाम्पल है क्या, है यार, ले BCl3 में ट्राई करो। सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। पूछ रहे हो पहली अंडरलाइन कर दे रहा हो, मैं बता रहा हूं जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम होता है। और बोरॉन आता कहाँ है, ग्रुप 13 में, बैगन आलू गाजर इन थाली। ग्रुप 13 का मतलब सर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 का मतलब क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लो आप, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, कोई लोन पेयर नहीं। तो BCl3 के पास 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना है, 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। इसका मतलब ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। इसका मतलब ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। सर क्या होगा, कैसा दिखेगा, अभी बताते हैं आपको। देखो तो एक s और 2 p ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तो क्या बनते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। क्या बनेंगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको अरेंज जब आप करोगे मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन के साथ, ठीक है कि नहीं, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेंगी आपको, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। बाकी रहा अपना क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का अपना p ऑर्बिटल, क्लोरीन का अपना p, और ये किसका है, बोरॉन का, और क्लोरीन का अपना p ऑर्बिटल। अरे ये क्या करा सर, इसी तरीके से तो होगा, हाँ ठीक है। तो ये देखो आप, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन के साथ 120 डिग्री पे रख पाए हम इन्हें। कहाँ रख पाए, 120 डिग्री पे। ये बोरॉन था और ये आपके क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन का 3p। सॉरी अगर कहीं पे मैंने 2p लिख दिया हो पहले। तो यहाँ बॉन्ड कैसे बन रहा है बेटा, यहाँ बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन के 3p में और बोरॉन के sp2 ऑर्बिटल्स में, बोरॉन के sp2 ऑर्बिटल्स में।
तो BCl3 कैसा दिखेगा सर? BCl3 ऐसा बना लेना यार, आपकी मर्जी है। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? कोई ऐसे बना रहा है तो भी गलत नहीं है, ट्राइंगुलर तो है ना सर, ट्राइंगुलर रहना चाहिए, बस एक ही प्लेन पे रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो स्टीयरिक नंबर 3 में आप एक तो ये देखो, फिर मैं आपको दूसरा केस बताता हूं। ठीक, दूसरे केस में एग्जाम्पल है SO2 का। चेक करो SO2 में सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। सल्फर के पास है सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास क्या है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है? एक ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है सर? एक ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है। दे दो आप, ये लो, आपने दे दिए सर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिए। तो ये तो लोन पेयर बच गया ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या आ गया? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। सर अभी भी स्टीयरिक नंबर तो 3 ही है ना, तो मैंने कब कहा यार 2 है? 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है कि नहीं? हाँ सर, ये बात आपकी मान ली। और लेकिन ये ज्योमेट्री है, अब शेप बदल जाएगी, क्योंकि शेप लोन पेयर को कंसीडर नहीं करती है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप बना लो, पहले आप रफ क्या है, रफ बना लो इस तरीके से ट्रायंगुलर प्लेनर। अब क्या करो, लोन पेयर को सबसे अलग रखने की कोशिश करना। बहुत खुरापाती इंसान है, धक्का मुक्की मचाता है सर ये, तो इसको हम क्या रखेंगे? सबसे अलग। सबसे अलग है, सबसे जुदा, यहाँ रख दिया इसको। इसको आप हटा भी सकते हो यहाँ से, इसको हटाना है तो यहाँ से ऐसे करके अब हटा लो अगली बार में। उसके बाद ये रहा आपके ऑक्सीजन, और इनके साथ क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो लोन पेयर छुपा के आपको कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? क्या आपको ये बचपन वाला क्या होती थी ABCD क्या होता था? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV। क्या ये V की तरह दिख रहा है? बस इसको पलट दो सर, या उल्टा होके देख लो, दिख तो ये V की तरह रहा है। ठीक, पलट लो, पलट ये कर लो इसको, तो ये क्या है? V शेप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? V शेप, या फिर बेंट भी बोल देते हैं। और एंगल भी तो ऐसे ही होते थे, इस तरीके से लिखते थे ना आप एंगल, तो ये क्या है? एंगुलर भी है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। बेंट शेप कह लो, वी शेप कह लो, या फिर क्या कह लो? एंगुलर कह लो। सारी बातें सही हैं, ठीक है कि नहीं? बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, स्टीयरिक नंबर 3 में क्या है? 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर वाली हाइब्रिडाइजेशन, नो डाउट sp2, लेकिन ज्योमेट्री जो रहेगी वो यहां रहेगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और यहाँ पे शेप भी यही रहेगी, ठीक है? ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? ज्योमेट्री लिख रहा हूं, और यहां क्या लिख रहा हूं? शेप। लेकिन जब आप इधर देखोगे 2 सिग्मा 1 लोन पेयर में, आप क्या देखोगे? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर में, तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी, लेकिन शेप अभी अभी आपने देखा, या तो वो वी हो जाएगी, या वो बेंट हो जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी? एंगुलर। ठीक, या फिर वो क्या हो जाएगी? एंगुलर। तो ध्यान रहेगा आपको स्टीयरिक नंबर 3 के केस में क्या वेरिएशन है? वेरिएशन यही है सर कि 3 सिग्मा तो ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप और ज्योमेट्री, और अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर तो ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है, शेप बदलती है। शेप क्या हो जाएगी? वी शेप या फिर एंगुलर। इसको ध्यान रख लेना आप, ठीक है? क्लियर कर रहा हूं बेटा। स्टीयरिक नंबर 4 पे बात चलेगी। अब बात किस पे चलेगी? स्टीयरिक नंबर 4 पे। यहां भी आप वही 2 बातें ध्यान रखो अभी के लिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आगे कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ लोगे dsp2, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है स्टीयरिक नंबर 4 में। एग्जाम्पल दो सर, ये लो भाई, मीथेन। क्या है? मीथेन है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं।
ये लो, ठीक है कि नहीं। तो चारों सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। स्टेरिक नंबर 4 आते ही सर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल, और अभी शेप भी यही रहेगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं NH3 की, किसकी, NH3 की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है ना, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं, और हाइड्रोजन रहा सर मोनोवेलेंट, तो एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। तो ये केस बन रहा है बेटा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला, ये केस कैसा बन रहा है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। इसको डबल की तरह सिग्मा पाई मत काउंट करना, जब एक ही एटम से 2 बॉन्ड बने तो 1 सिग्मा 1 पाई, एक ही एटम से 3 बॉन्ड बने तो 1 सिग्मा 2 पाई। लेकिन सर अब एटम भी 2 हैं, अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसमें काहे सिग्मा पाई कह रहे हो भाई, है ना, क्या रहेगा, सिग्मा सिग्मा रहेगा सर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है सर। इसका मतलब स्टीयरिक नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी नो डाउट, लेकिन अगर बेटा लोन पेयर आ गए तो शेप को तो बदलना ही है, तो बदला के दिखाओ तो सर CH4 तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा देखो, CH4 ऐसा दिखेगा, यही तो है टेट्राहेड्रल, ठीक। बात है NH3 की, बात किसकी है अब, NH3 की, इसको दिखाओ सर। ये यार क्या दिखाएं, तुम बात मानते हो नहीं पढ़ते, ये देखो ये ऐसा दिखेगा, पहले बना लो टेट्राहेड्रल, लोन पेयर को अलग रख दो, तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा। तो आप देखो लोन पेयर छुपा के, क्या आपको ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, इजिप्ट में जो पिरामिड होते थे, है ना, उसी तरीके का। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी बच्चों, पिरामिडल। आ रही बात समझ में या नहीं, ठीक है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं वाटर का, इसमें सेंट्रल एटम कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा सर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें हाइड्रोजन को एक देना है, इसका मतलब 2 तो लोन पेयर और 2 क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये केस कौन सा बन रहा है बच्चों, ये केस कौन सा बन रहा है, ये केस बन रहा है सर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला। स्टेरिक नंबर अभी भी 4 है, स्टेरिक नंबर 4 है सर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स कर लो आप, क्या, sp3, और ज्योमेट्री फिक्स कर लो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या फिक्स कर लो, टेट्राहेड्रल। रही बात शेप की, तो वो हम आपको बना के दिखाएंगे, वो हम आपको बना के दिखाएंगे, तब आप बताना। तो बनाओ सर, कैसी बनेगी, देखो यार, लोन पेयर को दूर दूर और बॉन्ड पेयर अलग अलग। तो इसको देखो आप, मिक्की माउस के कान, अभी भी देखो वी शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताओ। तो यहाँ पे इसकी जो शेप आ जाएगी वो या तो वी शेप कह लो, या बेंट कह लो, या एंगुलर कह लो। इन तीनों केसेस को एक जगह कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, एक एक एग्जांपल से बता दिया, अब तीनों को मैं एक ही जगह कंक्लूड करता हूं, इन तीनों केसेस को बहुत ध्यान से देखना, देख लो, फिर आपसे ही पूछूंगा अभी। तो क्या क्या केस है सर थियरिक नंबर 4 में, यहां लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, नहीं पहले केस लिख लेते हैं, क्या केस, केस आएगा, फिर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर आएगी ज्योमेट्री, और फिर आएगा बच्चों शेप, अलग होगा तो। चलो सर केस बनाओ, केस ही बना दो आज, लियो भाई। पहला केस है चारों सिग्मा का 0 लोन पेयर का, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जब सेम होगी ना तो मैं उसको एरो बना दूंगा आगे, ठीक है कि नहीं, शेप भी टेट्राहेड्रल। दूसरा केस में आ जाओ सर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नहीं बनाता हूं, तुम लोग ना वो तो नहीं साले किसी काम के, देखो तो वो क्या एरो बना दिया सर, ठीक है। शेप क्या हो जाती थी यहाँ पे, पिरामिडल, यहाँ पे शेप क्या हो जाती थी, पिरामिडल।
अगला केस देखो, अगला केस देखो बच्चों, अगला केस क्या है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला, और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 रहेगा, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी, है ना सर, और अभी भी शेप पिरामिडल नहीं रहेगी, शेप या तो अब वी शेप कहो या एंगुलर कहो या फिर क्या कहो, बेंट कहो, इन तीनों में से जो आपका मर्जी है कहो सर, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं बेटा, इसको आप इसे करके लिख लेना। कंक्लूजन तो यही है सर, बाकी तो मॉलिक्यूल पे जो आएगा वो कर लेंगे। एग्जाम्पल चाहते हो क्या, एग्जाम्पल चाहते हो तो कर लेना, आप किसका करोगे, एग्जाम्पल अभी करा देंगे और क्वेश्चन वगैरह में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा यार, ना अकेडमी बंद हो जाएगी, सब भाग जाएं इधर उधर, बंद हो जाएंगे, यही पढ़ाते रहें तुम्हें फिर, ठीक है। तो इसलिए पहले केसेस समझ लो सारे, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रैक्टिस भरपूर होगी इस टॉपिक पे, क्योंकि जब फिक्स हो ही गया है कि 4 नंबर यहाँ से 100 में से अपने हैं, तो 4 नंबर को पक्के करके चलना है ना। 50% 75% में तो 99 परसेंटाइल आ जाता है, आप कह रहे हो सब। तो स्टेरिक नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया और 4 कर लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है बेटा स्टेरिक नंबर 5 की। तो 2 बातें यहाँ पे आप फिक्स कर लो, एक क्या फिक्स करोगे आप, एक तो फिक्स कर लो आप हाइब्रिडाइजेशन जो क्या रहेगा sp3d, और एक फिक्स कर लो बेटा ज्योमेट्री जो क्या रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है सर। असल में ना सर, असल में कोई गाना है ना ऐसे करके, असल वर्सन रावल का है, चलो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें बेटा, 2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्बिनेशन है ये, sp2 और pd का, लिखते sp3d है बट एक्चुअल में जब आप देखोगे तो ये 2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है sp2 और pd। कैसी होती है टीबीपी ज्योमेट्री वो मैं आपको दिखा भी चुका हूं, ठीक है, इस प्रकार होती है सर, ख्वाब ही बस रह गए हैं जिनमें हो तुम, हम सफर मेरे असल में तुम नहीं हो मेरे, वही वाला गाना है सर, मैं गाना याद कर रहा था, आवाज इतनी अच्छी थोड़ी है जो तुम्हें गाना सुनाऊंगा, ठीक। तो ये क्या है आपकी टीबीपी ज्योमेट्री है। इन वाले बॉन्ड्स को बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इक्विटोरियल बॉन्ड, और इनको बोला जाता है, ये जो आ रहे हैं ना ये ट्रायंगल से ऊपर पिरामिड बनाते हुए, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। तो टीबीपी ज्योमेट्री में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जो ट्रायंगुलर है ना, जो आपके ट्रायंगुलर प्लेन में है वो इक्विटोरियल, और जो प्लेन से ऊपर और नीचे की तरफ है वो क्या है, एक्सियल है। तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो बनते हैं वो बनते हैं बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अभी देखा भी तो था सर, sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर होता था, तो ये आ गया ट्रायंगुलर प्लेनर, और एक्सियल जो होता है वो pd की वजह से होता है, ठीक है कि नहीं। तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है sp2 ऑर्बिटल्स की वजह से, और एक्सियल का फॉर्मेशन होता है सर pd ऑर्बिटल्स की वजह से। अब जो हमारे भाई बंधु s ऑर्बिटल या s करेक्टर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, अपने प्रेमी के पास, यानी कि s ऑर्बिटल के पास, है ना, तो s करेक्टर वाले के पास। तो लोन पेयर ही तो है ऐसे, तो लोन पेयर प्रिफर करते हैं इस पोजीशन को, लोन पेयर प्रिफर दिस पोजीशन बिकॉज उनको क्या है, एज दे लव परसेंटेज एस करेक्टर, उन्हें क्या है बेइंतहा प्यार है किससे, एस करेक्टर से। और देखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रिफर दिस पोजीशन, इनको नफरत है ना, एज दे हेट परसेंटेज एस करेक्टर, ये कहते हैं भाग कहाँ से, है ना, तो इन्हें कोई लगाव नहीं है। इतनी जगह तो थी सर, इधर लिख दिया, चलो यार तुम इतना ध्यान रख लेना, इक्विटोरियल पे लोन पेयर को रखना,
जब अगर जगह है, नहीं है तब कोई बात ही नहीं है। और एक्सियल पे क्या रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव को खेल खत्म पैसा हजम। एग्जाम्पल दोगे सर? लो PCl5, क्या बोला सर? PCl5। फॉस्फोरस क्या है बेटा? सेंट्रल एटम, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो हमारे भाई साहब हैं वो कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद आपसे हम कुछ डिमांड नहीं करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, उसके बाद हमारे आपसे कोई डिमांड नहीं रहेगी। हमने कहा ठीक है, आप गिन लो सिग्मा कितने हो गए, 5। तो स्टीयरिक नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर। क्या आ रहा है, 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर। ठीक है, स्टीयरिक नंबर 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा इसको अब मैं शॉर्ट में यूज करा करूंगा TBP। तो TBP का मतलब आप समझ जाना क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री है। तो TBP ज्योमेट्री फिक्स हो गई, शेप यही रहेगी। दिखेगा कैसा, ये कुछ ऐसा। ट्रायंगल बेस पे एक पिरामिड ऊपर बनेगा। ये बॉन्ड नहीं है, ये तो बस सर कनेक्टिविटी दिखाने के लिए है प्लेन। ठीक है, तो PCl5 आपको ऐसा दिखेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं, बताओ। और केसेस कराता हूं इसके, इसको नोट करो आप भाई। यही बेंड्स रूल है, मैंने नाम नहीं बताया कि लोन पेयर प्रिफर करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर करेंगे एक्सियल पोजीशन। इसी को लोग बेंड्स रूल कह के पढ़ा देते हैं। तो यार जब बेंड्स रूल हमें पढ़ना ही है तो हम इसको समझ के ही ना पढ़ लें कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो sp2 का कॉम्बिनेशन है और लोन पेयर को है ना चाहते हैं वो कहाँ रहे, परसेंटेज एस करेक्टर के पास, और बॉन्ड पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहते हैं परसेंटेज एस करेक्टर से दूर। तो काय का यार जबरदस्ती का रूल बना रहे हो, तो लॉजिक है सर। ठीक, तो अगर कहीं पे बेंड्स रूल आ जाए तो कुछ नहीं है, यही है बेंड्स रूल। उसके बाद और इससे बातें बता दूं आपको, एक जगह वाइंड अप करके लो। कहोगे बेंड्स रूल नहीं पढ़ाया सर, बेंड्स रूल लो यहाँ पे लिख लेना हेडिंग, क्या होता है बेंड्स रूल। बुक में बुक बिकनी चाहिए ना यार, बुक बिकेगी नहीं तो नया टॉपिक के बिना कैसे चलेगा काम। देखो बेंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will prefer axial position and lone pair will prefer करेगा। आप जगह नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। then lone pair will prefer इक्वेटोरियल पोजीशन। यही क्या है आपका बेंड्स रूल है। एक्सियल बॉन्ड जो है, एक्सियल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय PD एंड इक्वेटोरियल बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हमें पता है एंड परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। लास्ट लेक्चर में हाइब्रिड ऑर्बिटल के एनालिसिस में पढ़ाया था, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी किससे, इक्वेटोरियल से। आ रही बात समझ में कि नहीं। और यही रीजन है कि एक्सियल बॉन्ड क्या होगा, वीक, एंड एक्सियल बॉन्ड विल बी वीक। यार बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, न्यूक्लियस से दूर है, वो आराम से उसको ब्रेक कर सकते हो आप। न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस जाने ही नहीं देगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की जब एनालिसिस करवाई थी, कि परसेंटेज एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है कि नहीं। और बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई अपने आप, ठीक है कि नहीं, बताओ।
चलो बता दें इसको, बेंड्स रूल बता दिया आपको। अब हम वापस आ जाते हैं स्टीयरिक नंबर 5 के केस पे, और मैं लेके चलता हूं आपको SF4 के पास। सेंट्रल एटम पिक करो और मुझे बताओ इसमें कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर। सेंट्रल एटम कौन है सर यहाँ पे? सेंट्रल एटम है सल्फर। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर। फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना है, ये लो, ये रहे आपके क्या? लोन पेयर। तो यहाँ पे केस बन रहा है 4 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। केस क्या बन रहा है बच्चों? 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या सर आप यही कह रहे हो कि स्टीयरिक नंबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। स्टीयरिक नंबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। स्टीयरिक नंबर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री TBP। शेप देख लेते हैं सर। तो लोन पेयर क्या प्रिफर करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन, और इनको दूर रखना, सुंदरता का ध्यान रखना है भाई मॉलिक्यूल के, तो सर अलग रख दो इसको, ले। और बाकी इक्वेटोरियल पे मजबूरी है। क्या बना रहे हो सर? सल्फर का बनाना है ना? किसका बनाना है? सल्फर का। आप जाने क्या बना रहे हो सर? ये VSEPR याद है? हाँ सर याद तो है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है सर? है ना? रिपल्शन तो कराने में माहिर हैं सर हम। ये क्या हो गया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से आपको ये कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ध्यान से अगर देखो आप इसको, सीधा करो। क्या ये आपके स्कूल में जो वो झूला होता था, सीसॉ, है ना? उसकी तरह दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा है तो है ये सीसॉ। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं यार? देखो इधर, इसको घुमा लो ना ऐसे करके। तो सीसॉ में यही तो होता था, स्ट्रेट थोड़ी रहता था वो, अपने आप हवा से भी डगमगाता रहता था कभी, है ना? वेट एक तरफ भारी इंसान बैठ गया तो हल्का वाला पता लगा ऊपर, ऊपर से ऊपर ही पहुंच जाए। तो वही वाली बात है। तो ये क्या है? ये भाई सीसॉ है। ये क्या है? सीसॉ है। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री है सर। यहाँ पे हाइब्रिडाइज वो क्या आ जाती है? शेप। शेप आ जाएगी सीसॉ। बताओ, याद आए बचपन के दिन जब तुम उस झूले में झूला करते थे कि नहीं? हमने तो सर पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी होती तो ये दिन आता क्या? ये दिन आता सर, वो पढ़ने के बाद ही तो ये पढ़ते। चलो ठीक है। तो ये वाला केस क्लियर हुआ। अभी एक और है 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। कौन सा? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। देखना जरा, क्लियर कर रहा हूं इसको, ठीक है? देखो इधर ICl3, IPL3 नहीं है, ICl3 है। सेंट्रल एटम कौन होगा सर? आयोडीन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा? आयोडीन। ये लो, आयोडीन है ना? वही वाला आयोडीन है ये। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को क्या करना है सर? फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो खुश है सर उसी में। तो ये बन गए 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। ये केस कौन सा आया बच्चों? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। क्या आप यही कह रहे हो स्टीयरिक नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ज्योमेट्री क्या है? TBP है। अब आपको क्या करना है? शेप डिसाइड करनी है सर। लोन पेयर छुपा देना। तो पहले कितने लोन पेयर हैं? 2। सुंदरता का ध्यान रखते हुए इन्हें ऐसी जगह लगाओ कि सुंदरता बनी रही। ये लो सर। अब बाकी Cl इधर लगा देंगे। ये लो सर। यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। रिपल्शन नहीं होता उससे पहले अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये क्या कोई ABCD में आपको अल्फाबेट की तरह दिख रहा है? दिख तो रहा है सर, T है ये क्या है सर? T है, ये T है, T है, T है कि नहीं? तो ये T शेप है। बट धक्का मुक्की तो करेंगे। कौन है ये? लोन पेयर। ये कौन है? बॉन्ड पेयर। इनमें होगा भयंकर रिपल्शन। तो रिपल्शन होने के मारे स्पेलिंग आती नहीं है क्या सर आपको? रिपल्शन होगा, ऐसे ही होता है रिपल्शन, ठीक है? तो अब क्या होगा सर? थोड़ा सा रिपल्शन होगा तो उसको दिखा दो ना। ले देख लो हमारा क्या जा, ये करा रिपल्शन। अब T थोड़ा सा आपका क्या हो गया? बेंट हो गया। T क्या हो गया? बेंट।
तो इसीलिए ये जो शेप आती है इसको कहा जाता है बेंट टी शेप। इस शेप को क्या बोला जाता है? बेंट टी शेप। तो यहाँ पे जो शेप आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी? बेंट टी शेप आ जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं? बताओ, कहानी क्लियर हुई? हाँ सर हो गई। ठीक है, फिर नोट कर लो आप। एक एक केस और बनाते हैं, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला। कौन सा? 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला। बनाओ सर बनाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? बना रहे हैं। किसका बनाए? XGF2 का बनाते हैं। देखो हटा दूं इसको, हटा दो सर। ये लो, हाई स्पीड तेज तो नहीं है, वैसे तो स्लो ही का चला रहे हैं। 2-3 बार पढ़ा लिया है तो दिख तो रहे नहीं हो तुम। चेहरा दिखे तुम्हारा तो पता लगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसको ही देखना है, उसको भी नहीं, बीच बीच में इधर भी देखना है, कहीं इधर आवाज़ चली जाए, लिखना बंद हो जाए। ठीक है, तो बता देना यार, समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इस सेशन में नहीं तो अगले में। XGF2 सेंट्रल एटम कौन है? जेनॉन। जेनॉन के पास होते हैं सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनॉन के पास क्या होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन भी तो हेलोजन फैमिली का है। फ्लोरीन किसका है? हेलोजन फैमिली का। 7 वैलेंस उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक और दे दो उसको आप, तो उसका तो हो जाएगा ना काम यार, उसका काम चला दो आप। लो 2 सिग्मा, और ये क्या रह गए? 3 लोन पेयर। तो ये केस क्या आ रहा है? 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला। 2 + 3 आना तो 5 ही है सर। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहेगा? sp3d रहेगा। ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगी। और शेप बताएंगे सर, अभी बताएंगे। आप इतना जल्दी क्यों मचाते हो? लिख लो बेटा। लोन पेयर परसेंटेज एस करेक्टर लविंग होते हैं, इनको इक्विटोरियल पे भेज देना। और फ्लोरीन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सियल पे जाते। लोन पेयर छुपाओ। क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है लीनियर? इसको उठा के ऐसे कर दो तो ये क्या है? लीनियर शेप है। ये क्या है? आपकी लीनियर शेप है। सर रिपल्शन यार इधर से भी होगा इधर से भी होगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगी लीनियर शेप। तो यहाँ पे शेप क्या आएगी बच्चों? लीनियर। तो एक एक केस का मैंने एक एक एग्जांपल आपको करा दिया है। तो एक जगह वाइंड अप मतलब कंपाइल करते हैं इसको। देखो आप स्टीयरिक नंबर 5 में जो जो केस आए हैं उनको वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब कंपाइल कर रहे हैं। देखो किस तरीके से। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। सारे केस आ गए ना। हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या होगा? अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या होगा? sp3d। इसमें भी sp3d, इसमें भी sp3d और इसमें भी sp3d। देन बात आएगी बेटा ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री भी इसमें क्या होगी? tbp, इसमें भी tbp, इसमें भी tbp। इसमें डैश का मतलब ये नहीं है कुछ नहीं, सेम है। डैश का मतलब यहाँ पे क्या है? सेम है। उसके बाद बात आती है शेप की। उसके बाद बात किसकी आती है? शेप की आती है। तो शेप में यहाँ पे तो tbp रहेगा। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर में क्या आ रहा था? सीसो आ रहा था। 4 सिग्मा और 1 उसमें क्या आ रहा था? सीसो आ रहा था। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर में क्या आएगा? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर में आ रहा था सर बेंट टी शेप। क्या आ रहा है? बेंट टी शेप आ रहा है। और 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में आ रहा था लीनियर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में क्या आ रहा था? लीनियर आ रहा था। तो ये देख लो आप पूरा ओवरव्यू। सारे केसेस को मैंने एक जगह क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया है। ठीक है कि नहीं बताओ? गया बुद्धि में बात कि नहीं? चले गई सर। ये केसेस थे इसके। अब बात करेंगे बेटा स्टीयरिक नंबर 6 की। और 6 मैक्सिमम 7 तक आपके सिलेबस में है, तो उसको खत्म करा के ही सांस ली जाएगी। चलो फिर छाप लो जल्दी से। चाहो तो 2 पार्ट में देख सकते हो। जहां से मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया है उसको आप अलग कर लेना, मतलब दोबारा में देख लेना। ठीक है, अगर ज्यादा लेंदी लगता है तो। चलो बता रहे हैं इसको। इसके बाद बात चल रही है स्टीयरिक नंबर 6 की।
स्टीयरिक नंबर 6 में भी सर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म कर लो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्या कर लो कंफर्म। स्टीयरिक नंबर 6 आते ही आपको टिक लगा देना है किस हाइब्रिडाइजेशन पे, sp3d2 पे, और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल नहीं कराओगे सर? नहीं कराऊंगा तो तुम जीने दोगे मुझे, हैं? दोगे जीने? नहीं ना, तो करा रहा हूं। SF6 क्या है, SF6 सेंट्रल एटम सल्फर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन भाई साहब को 1 इलेक्ट्रॉन की भूख लगी, दे दे बेटा मूंगफली, है ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ऐसी कुछ पोयम आपको सुनाई जाती थी क्या बचपन में? नहीं, तो फिर बेकार रहा तुम्हारा, और कोई सुनाई गई होगी। देखो SF6 सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पे क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कितने सिग्मा है सर, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 6। 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। क्या आप यही कह रहे हो सर कि इसका स्टीयरिक नंबर 6 आ गया? स्टीयरिक नंबर 6 आते ही हम कह देंगे ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सर, यही तो होता है ऑक्टाहेड्रल, बना दिया। तो ये रहा आपके सामने ऑक्टाहेड्रल, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला केस। अरे सर कोई दूसरा कराओ ना, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला करा दो यार, लो IF5 बनेगा तो बना दो। देखना ध्यान से, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 होते हैं। 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 5 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 5। एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो इसका केस क्या बन रहा है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। इसका केस क्या बन रहा है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला। हाइब्रिडाइजेशन तो कभी नहीं बदलेगा सर, वो तो sp3d2 ही रहेगा, क्योंकि स्टीयरिक नंबर 6 आ रहा है। ज्योमेट्री तो क्या ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। कहानी कब बदलेगी, शेप में। लोन पेयर को सबसे अलग रख देना, ऊपर नीचे कहीं रख देना, और देखना आप ये कैसा नजर आ रहा है आपको। चलो नीचे रख देते हैं। लोन पेयर हटाने के बाद आप देखो ये आपको कैसा दिख रहा है। ज्वाइन करो इसको ना, हमको ज्वाइन कर लो, वैसे इसको ज्वाइन कर लो। स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर आपको क्या दिखेगा, पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। पूरा ही हट गया, ले क्या दिखेगा, पिरामिड, लो बना दिया सर। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी सर स्क्वायर पिरामिडल। समझ आ रहा है कैसे दिखा दिया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो 6 सिग्मा 0 लोन पेयर में ऑक्टाहेड्रल, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर में स्क्वायर पिरामिडल। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि स्क्वायर बेस पे क्या है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है और एक पिरामिड क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। चलो और क्या बचता है इसमें केस, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। कौन सा, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। देखो XeF4, जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनॉन के कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये लो सर, लोन पेयर 2 है। क्या केस बन रहा है ये सर, 4 तो सिग्मा है इसमें, 4 क्या है सिग्मा, और 2 क्या है लोन पेयर। तो ये केस बन रहा है सर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का। ये केस किसका बन रहा है, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का। स्टीयरिक नंबर कितना है इसका, स्टीयरिक नंबर है 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। शेप देख लेंगे सर, शेप को देख लेंगे। तो देखो जल्दी से बताओ क्या आएगी। लोन पेयर को अलग रख देना, कपला मत करना तुम। अलग कहाँ रखें सर, दूर दूर, दूरियां भी हैं जरूरी, और लोन पेयर को भी क्या रखना है, दूर दूर रखना है। ये लो सर,
देखना जरा क्या खूबसूरत सा बना है ये। सर लोन पेयर छिपा लो आप, लो छिपा दिए मैंने, बताओ कैसा दिख रहा है। दिख तो रेक्टेंगल रहा है, बट अगर सही से बनाता तो स्क्वायर दिखता। तो ये शेप क्या कहलाती है आपकी, स्क्वायर प्लेनर कहलाती है। कोई रेक्टेंगुलर प्लेनर कहेगा तो भी चल जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, इस वाले केस में जो आपकी शेप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे जो जो केस पढ़े आपने उसको कंपाइल करें एक जगह। देखो क्या क्या रहेगा स्टेयरिक नंबर 6 में। स्टेयरिक नंबर 6 में सर केसेस रहेंगे 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 रहेगा। ये आपके केस लिखे जा रहे हैं सर, कचहरी में केस लड़ने हैं आपको। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ आएगी बेटा ज्योमेट्री, और फिर क्या बचता है, फिर बचती है आपकी शेप। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ये तो जन्मों जन्मांतर में 6 में हमेशा सेम रहेगा। केस बदलते रहेंगे सर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो फिर ये सेम ये सेम, यहाँ पे यही आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या देखने को मिलेगा आपको, स्क्वायर पिरामिडल। और देखो आप 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा सर, स्टेरिक नंबर सेम है, ज्योमेट्री सेम रहेगी। जो शेप आपको देखने को मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी स्क्वायर प्लेनर। देख लो आप, क्लियर है। डैश का मतलब सेम है, कहो तो लिख दूं यहाँ पे, है ना। डैश मीन्स सेम एज बिफोर। इतना लिखने से अच्छा तो सर आप वही लिख देते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बना लेना स्क्वायर। आखिर में ये भी याद होगा तो भी काम चल जाएगा, उतना झमेले में नहीं पड़ना है। 6 हो गया, देख लो। अब बात है 7 की। अब बात किसकी है, स्टेयरिक नंबर 7 की। तो उसको भी क्यों छोड़ना है यार, है ना, वो भी निपटाओ सर। स्टेयरिक नंबर 7 देखो ध्यान से। हाँ, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और ज्योमेट्री होगी पेंटागनल। क्या होगी ज्योमेट्री, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक बा, कैसन बा, ठीक बा ना। उसी तरीके से चलो एग्जाम्पल ले लो आप IF7 का। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, और एक एक आप दे देना एक एक फ्लोरीन को। तो क्या, तो हो जाएंगे सर 7 सिग्मा बॉन्ड। और 7 सिग्मा का मतलब स्टेरिक नंबर 7। और स्टेरिक नंबर 7 में एक बात तो आप गांठ बांध लो सर, sp3d3 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल रहेगी। ठीक है कि नहीं है, बताओ। चलो उसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या होगा, 7 आ गए ना सिग्मा, तो शेप भी यही रहेगी। और बताओ सर, और क्या बताएं तुम्हें। XeF6 ट्राई करना, तो जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्लोरीन को आपने 6 दे दिए, तो बचा क्या, एक लोन पेयर। ये केस आ गया बेटा 6 सिग्मा और एक लोन पेयर वाला। ये केस क्या आ गया, 6 सिग्मा एक लोन पेयर वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d3, ज्योमेट्री अभी भी पेंटागनल बाई पिरामिडल। ऐसे pbp लिख दे रहा हूं, तो शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, pbp ज्योमेट्री है। pbp है ट्राइगोनल और pbp है पेंटागनल। शेप क्या रहेगी सर, ठीक है, इसकी बनाई नहीं थी मैंने, इसकी भी कवर हो जाएगी। एक तो बनाना बच्चों आप पेंटागन, एक क्या बनाना, पेंटागन। देखो बन रहा है क्या, बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा, ये अब्बू भी बनेंगे। ये क्या है, पेंटागन है, 5 साइड का है। अब इसमें एक पिरामिड ये बन जाएगा, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, पेंटागन पे पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है सर। तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी बेटा, पेंटागनल
पिरामिडल शेप आ जाएगी। इसकी शेप क्या आ जाएगी? पेंटागनल पिरामिडल शेप। बताओ 6 सिग्मा एक लोन पेयर का केस क्लियर हुआ, ठीक है कि नहीं? अब 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का बचता है इसमें, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करोगे सर आप? हम बताते हैं, आप क्या करो, आओ इधर। IF5 बनेगा नहीं, IF3 में बन जाएगा क्या? IF7 नेगेटिव में बन जाएगा, IF5 नेगेटिव में बन जाएगा। हाँ IF5 नेगेटिव में आ जाओ, इसको हटा देते हैं, हटा दें यहां से, छाप लो जल्दी से। देख लो अगला केस है बेटा IF5 नेगेटिव का, में भी नहीं बनेगा यार सर, इसमें बनाए XGF5 में, 3 बचेंगे एक उधर से। XGF5 नेगेटिव में बनाओ, इसमें बनाओगे सर XGF5 नेगेटिव में। हाँ मान लिया यार जेनॉन के नहीं होते हैं 8 से ज्यादा, तो अब केस बनाने के लिए समझा तो दूं आपको स्टीयरिक नंबर से, ठीक है कि नहीं? एक माइनस चार्ज की वजह से, हाँ अब देखो जो माइनस चार्ज आता है ना, जो माइनस या प्लस चार्ज आता है उसको कौन, उसकी भरपाई कौन करता है? सेंट्रल एटम। तो 8 वैलेंस पहले से थे, एक माइनस चार्ज की वजह से आ गया, फ्लोरीन कितने, माइनस चार्ज का मतलब गेन हुआ होगा ना, तो 5 फ्लोरीन है, तो 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। कैसा केस बन रहा है बच्चों? 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। कैसा केस बन रहा है? 5 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। तो स्टीयरिक नंबर 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागनल बाई पिरामिडल। शेप पे आ जाओ सर, ये सारा है ना, क्या है शेप का ही तो है इनका, देखो इधर तो भी गाने क्यों याद आ रहे हैं सर आज आपको? ऐसे ही लो XGF5 और यहाँ क्या आएंगे? लोन पेयर। तो ये केवल कितना रह गया बेटा? ये केवल रह गया पेंटागन, ये केवल क्या रह गया? पेंटागन रह गया। तो इसको हम कहेंगे पेंटागनल प्लेनर। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पेंटागनल प्लेनर। तो सारे केस देखो स्टीयरिक नंबर 7 के भी हो गए। एक जगह कंपाइल कर देते हैं सर, इसको हटा दो इसको यहां से। स्टीयरिक नंबर 7 में क्या क्या केसेस रहे? 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ज्योमेट्री पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब तक समझ ही आ गया होगा, डैश लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या है, ठीक। ये रहा आपका केस, तो आपको लड़ना है, फाइल करना है। ये रहा सर आपका हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बाद रही ज्योमेट्री, ठीक। उसके बाद ये क्या रहेगी? यहाँ पे आ जाएगी आपकी ज्योमेट्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? शेप आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? शेप। इसके बाद 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसके बाद 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। ये सारी बातें सेम रहेंगी सर। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? शेप क्या आ जाएगा? शेप आ जाएगी पेंटागनल के ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो शेप क्या आ जाएगी बच्चों? पेंटागनल पिरामिडल। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? पेंटागोनल प्लेनर। यहाँ पे शेप क्या आ जाएगी? पेंटागनल प्लेनर आ जाएगी। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे केसेस आपको करा दिए। अभी ये बेटा वेपर फेज में था, सॉलिड स्टेट में जैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है फिर हम उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। ये सारी कहानी किसके लिए थी? ये सारी कहानी थी आपकी वेपर फेज के लिए। एक दो PYQ करा देता हूँ, हालांकि इसी सेशन में कराने थे बट अब थ्योरी में इतना टाइम लगा है तो इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, वरना आपके लिए लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आप ट्राई कर सको घर पे। ठीक है, बिना क्वेश्चन के क्या कॉन्फिडेंस आएगा। सॉलिड स्टेट वाला बेटा अभी नहीं कराया है। ठीक है, ये देखो आप जेईई मेंस का क्वेश्चन है इसी बार का, आपको मैचिंग करनी है, कर देंगे सर। XGF4
जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन को एक चाहिए, 4 फ्लोरीन को 4 मिल जाएंगे, तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला केस है। इसका मतलब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, वो फ्लो चार्ट बनाया होगा तो आप देख लो, वरना बना के भी देख सकते हो यार। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना है 6, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल बनाओ, उसमें लोन पेयर जो है वो आप इधर इधर कर देना, ठीक है कि नहीं। तो ये स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, ये कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद SF4 को देखो, सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फ्लोरीन के 4, यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो ये क्या है सर, ये आ रहा है आपका 4 सिग्मा और एक लोन पेयर वाला केस। क्या आ रहा है, 4 सिग्मा एक लोन पेयर वाला केस। TBP रहती थी, लोन पेयर को अलग कर दो और इनको अलग कर दो सर, शायद यही एग्जाम्पल मैंने कराया है। थोड़ा सा रिपल्शन होता है इधर से और बेंट टी वो सीसॉ शेप्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, सीसॉ शेप। NH4 प्लस, अब प्लस का मतलब समझ लो यार, मैंने कहा था जो भी चार्ज आएगा उसको कौन कंपनसेट करेगा, कौन भरपाई करेगा, सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन वैसे 15 में आता है सर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक क्या होगा, चला जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। BrF3 कर लो आप, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। अभी भी है TBP, बट 2 लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, बेंट टी शेप हो जाएगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, पक्का आएगा यार एक, है ना। तो इसको रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा अपना कीमती टाइम देने के लिए।